Hello everyone, I'm Justina Paris and I welcome you all to today's daily news analysis. आज है 23rd September 2025 and we're going to be seeing important articles from the Hindu and the Indian Express. But before we go on to understanding the important articles of the day, आज का जो डेट है 23rd September, इस दिन को हम क्या मनाते हैं? Let us quickly see. So firstly, we celebrate Ayurveda Day. ओके सितंबर 23rd. नाउ याद रखना इसके पहले लाइक द आयुर्वेदा डे सेलिब्रेशन स्टार्टेड फ्रॉम द ईयर 2016. ठीक है, पहली बार हमने आयुर्वेदा डे मनाया. नाउ व्हाट हैपेंड इज दिस पर्टिकुलर इवेंट वी यूज्ड टू सेलिब्रेट ड्यूरिंग द टाइम ऑफ धनतेरस. ठीक है, यानी कि कोई स्पेसिफिक डेट नहीं है, जब धनतेरस होता है उसी दिन को मनाते हैं. नाउ the government has decided to fix this date because ये जो धनतेरस का डेट है ये फ्लक्चुएट होता है हर साल. सो नाउ टू फिक्स इट, इस साल पहली बार हम देखते हैं कि 23rd सितंबर को फिक्स किया गया है, इसीलिए इस बार ये डेट इंपॉर्टेंट है. ठीक है, सो पहले कभी भी कोई सेलिब्रेशंस होता है फॉर द फर्स्ट टाइम व्हेनेवर इट इज सेलिब्रेटेड इट इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट. ठीक है, लाइक वी सॉ फॉर ग्लेशियर डे 21st मार्च पहली बार सेलिब्रेट हुआ है. सिमिलरली सितंबर 23rd. ओके, नाउ इस बार का थीम है आयुर्वेदा फॉर पीपल एंड प्लैनेट. नाउ व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दिस एस्पेक्ट ऑफ आयुर्वेदा? आयुर्वेदा का मतलब है साइंस ऑफ लाइफ. सो ये जो टर्म संस्कृत से लिया गया है, आयु जैसे आयुष, आयु दैट मीन्स लाइफ, और वेद का मतलब है नॉलेज, राइट. एंड ये बहुत हमारे एंशिएंट रूट्स से बना है. लाइक इफ यू टॉक अबाउट हमारे एंशिएंट मेडिकल सिस्टम से हम देखते हैं कि वी हैव फॉलोड आयुर्वेदा, सो वी गॉट अ गुड नॉलेज ऑफ द सेम. अगर हम देखते हैं कि ये 10th एनिवर्सरी जो मनाते हैं हम, बिकॉज 10 साल पूरे हुए हैं, सो दैट इज सेलिब्रेटेड इन गोवा इन द ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा, AIIE. अभी हम देखते हैं कि गवर्नमेंट ने कौन से रिफॉर्म्स लेके आए हैं, इनिशिएटिव्स क्या है गवर्नमेंट के, नेशनल आयुष मिशन, ऑल ऑफ दैट विल बी स्टडीइंग नाउ. सो फर्स्टली वी विल सी कि एक हेल्थ चेकअप कैंपेन शुरू किया है कॉल्ड एज द देश का स्वास्थ्य परीक्षण. ठीक है, सो दिस इज डन बाय द सेंट्रल काउंसिल ऑफ रिसर्च ऑन आयुर्वेदिक साइंसेस. देन वी हैव द द्रव्य पोर्टल. द्रव्य पोर्टल एक ऑनलाइन मीडियम है जहां पे जो आयुर्वेदिक इंग्रेडिएंट्स है, प्रोडक्ट्स है, इसका पूरा डेटाबेस आपको मिलेगा द्रव्य पोर्टल में. सो वी आर ऑल्सो लिंकिंग टेक्नोलॉजी विद आवर मेडिकल साइंसेस. देन इज आपता पोर्टल विच डॉक्यूमेंट्स लाइव्स ऑफ प्रैक्टिशनर्स जो आयुर्वेदा प्रैक्टिस करते हैं, उनके लाइफ के बारे में यहाँ पे आपता पोर्टल में लिखा गया है. Then we have integrated oncology unit, Ranbhaji Utsav, okay, to promote event with Goa State Biodiversity because ये गोवा में event हो रहा है. Further, we also see central supply के units and all of that going to be there. Further, धनवंतरी award दिया जाएगा. ठीक है, तो ये देखते हैं किनको ये मिलेगा. So these are the initiatives and launches we are expecting in Goa. And proceeding to understand National Ayush Mission. Now यहाँ पे I want you to tell me who is the Minister of Ayush और आयुष का जो full form है क्या है. So what does A stand for? वायु, SH, ये सब आपको बताना है कमेंट सेक्शन में. आयुष का फुल फॉर्म क्या है? ठीक है, नाउ ये मिशन जो है 2014 में एस्टैब्लिश हुआ ताकि हम जो अलग अलग मेडिकल सिस्टम्स हैं, फील्ड्स हैं, इनको स्ट्रेंथन करें, इनको अपग्रेड करें. तो हॉस्पिटल्स अपग्रेड किया जाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड किया जाएगा. जैसे यहाँ पे दिख रहा है कि 10, 30, 50 बेड्स इंटीग्रेट होंगे. फिर दूसरे इनिशिएटिव्स की बात करें, वी हैव सीन WHO ने रिकॉग्नाइज भी किया है इन देयर मॉड्यूल आयुर्वेदा सिद्धा यूनानी को. फॉर द BIS स्टैंडर्ड्स की बात करें विच टॉक अबाउट यूनिफॉर्मिटी अमंग वेरियस सिस्टम्स, राइट. तो यहाँ पे हम देखते हैं कि 91 स्टैंडर्ड्स को यहाँ पे स्टैंडर्ड्स मिले. 91 जैसे कि योगा, टर्मिनोलॉजी, पंचकर्मा, इक्विपमेंट, टेस्टिंग मेथड्स, हर्ब्स, इन सबको यहाँ पे स्टैंडर्ड्स दिए गए हैं. फर्दर हम देखते हैं ISO स्टैंडर्ड्स, ओके, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेफ्टी ऑफ एनीथिंग. तो उनके लिए भी यहाँ पे आयुर्वेदा प्रोडक्ट्स को मिलता है ISO स्टैंडर्ड. सो दैट इज रिकॉग्नाइज्ड अगेन
ओवरऑल इन ग्लोबली। WHO कोलैबोरेशंस भी है दूसरे कंट्रीज के साथ। हमने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग यानी क्या किया है, वी आर सेटिंग अप सेंटर्स इन डिफरेंट कंट्रीज विद रिगार्ड टू आयुर्वेदा। और जैसे कि कौन से कंट्रीज में, जर्मनी, मॉरिशस, जापान एंड नेपाल। फिर बहुत सारे ऐसे सेल्स, छोटे छोटे सेल्स भी दूसरे कंट्रीज में किया, 30+ कंट्रीज। एंड आयुर्वेदा चेयर भी है एट फॉरेन यूनिवर्सिटीज, ठीक है। सो दैट एग्जाम्पल यहाँ पे भी दिया है, दैट इज इन द वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी इन ऑस्ट्रेलिया। सो दिस इज हाउ इंडिया इज प्रमोटिंग आयुर्वेदा एट अ लार्ज स्केल, एट एन इंटरनेशनल लेवल। तो स्टैंडर्डाइज करना वेरियस टर्मिनोलॉजीज को, राइट, या अगर हम देखें MOU साइन करना, चेयर सेटअप करना दूसरे कंट्री में, दूसरे यूनिवर्सिटी में, ताकि वहां पे भी पढ़ाया जाए आयुर्वेदा के बारे में। सो दिस इज ऑल विद रिगार्ड टू व्हाट इंडिया हैज डन इन प्रमोटिंग आयुर्वेदा एंड विशिंग यू ऑल National Ayurveda or World Ayurveda Day. Okay, so let's now proceed to the next question. Next article जो है is with regard to एक म्यूजियम है। उस म्यूजियम में आप यहाँ पे पिक्चर देख सकते हो, एक हॉलो बॉक्स है। उस हॉलो बॉक्स में यू विल फाइंड आवर फर्स्ट डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। ये कंट्री के फर्स्ट एवर डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर थे, एज वेल एज अगर हम होम मिनिस्ट्री की बात करें, यस ही वाज आल्सो दैट। सो ये जो है हॉलो बॉक्स, ये क्या है? दिस इज विद द हेल्प ऑफ AI हम यहाँ पे कुछ आंसर्स मिल सकता है इस AI अवतार से। सो इफ यू वांट टू आस्क हिम कि यू नो व्हाट इज योर रिलेशनशिप विद महात्मा गांधी, है ना, या आपके कोई सत्याग्रह के बारे में मुझे बता दो। सो ऑल ऑफ दैट इंफॉर्मेशन कैन बी गिवन टू यू बाय दिस हॉलो बॉक्स। सो अगेन यूज ऑफ AI टू टीच पीपल अबाउट हिस्ट्री। तो यहाँ पे जल्दी से हम कुछ क्विक फैक्ट्स देखते हैं कि ये हॉलो बॉक्स कहाँ पे सेटअप किया है। ये सेटअप किया है प्रधानमंत्री संग्रहालय है दिल्ली में, ठीक है। और ये AI पावर्ड हॉलो बॉक्स है। सो हॉलो बॉक्स का मतलब क्या है? जब हम AI का इस्तेमाल कर रहे हैं बट एक होलोग्राफिक डिस्प्ले यानी एक 3D डिस्प्ले, लेकिन इंटरैक्टिव डिस्प्ले दिखा जाता है। सो यू विल हैव अ प्रॉपर वॉइस, जेस्चर, इमोशंस, ये सब भी दिखेगा तुमको। सो नॉट जस्ट लाइक यू नो लाइक अ चैट बॉट, इट इज वेयर यू विल फाइंड अ 3D स्ट्रक्चर, विल हैव अ वॉइस, विल हैव लाइक जेस्चर्स। ओके, तो ये एक 3D लेवल हॉलो बॉक्स होगा। सो अगला एक बनाने वाले हैं, पर ये किस लीडर का होगा? हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट का, दैट इज डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। सो दिस इज इंपॉर्टेंट कि दूसरा हॉलो बॉक्स बनने वाला, लाइफ साइज हॉलो बॉक्स। ओके, नाउ व्हाई आर वी डूइंग ऑल दिस? वी आर डूइंग ऑल दिस ताकि हम टेक्नोलॉजी और हिस्ट्री को मर्ज कर सके, हम लोगों को जानकारी दे सकते हैं, नॉलेज दे सकते हैं, यूथ को इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, टू मेक यूथ स्पेसिफिकली गेट देम एंगेज्ड, गेट दिस नॉलेज एक्सेसिबल, टू मेक हिस्ट्री इंटरैक्टिव। ये सब हमने मेथड्स अपनाए हैं। नाउ लेट्स क्विकली अंडरस्टैंड कि ये जो हम हॉलो बॉक्स की बात कर रहे हैं, दिस वाज इनॉग्रेटेड ऑन 17 सितंबर। नाउ व्हाई 17 सितंबर? एक तो पता है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर का बर्थडे था 17 सितंबर को, बट अपार्ट फ्रॉम दैट 17 सितंबर 1948 में there was something called as the Operation Polo, ठीक है। ऑपरेशन पोलो क्या था? सो हैदराबाद was under the निजाम रूल, एज इन जो किंग्स हुआ करते थे, they were under that, so it was a princely state. So जब इंटीग्रेशन, इंडिपेंडेंस हुआ, ऑब्वियसली जो बात है, अगर अलग अलग प्रिंसली स्टेट्स did not want to form or did not come into the union because उनको अपना पावर्स नहीं देना था। So that is when होम मिनिस्टर जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल, he with his efforts he was able to integrate Hyderabad into द सेंट्रल यूनियन या विद इन द यूनियन। सो यहाँ पे ऑपरेशन पोलो किसके बारे में है, किसका इंटीग्रेशन था? ये हैदराबाद का इंटीग्रेशन था इनटू इंडिया। सो व्हेन यू टॉक अबाउट सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये जो टाइटल है सरदार, ये सरदार का टाइटल किसने इनको दिया? एंड अगर हम देखें ये कौन से सत्याग्रह में इनको मिला,
So ये जो टाइटल है सरदार, it was given to them by whom, as well as under which सत्याग्रह did he get this particular title, ये आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है. So he is a very important figure if you talk about Statue of Unity. कहाँ पे है ये? गुजरात में इसको रखा गया है. इनका बड़ा सा एक स्टैचू है गुजरात में. So we call this as Statue of Unity, and we also propagate October 31st as the National Day of Unity. Okay, राष्ट्रीय एकता दिवस मनाते हैं हम कब? October 31st, on the birth anniversary of him. So why we celebrate unity? Why Statue of Unity? Because इन्होंने इंटीग्रेशन में बहुत मदद किया. He was pioneer for integrating India, especially after the partition. Okay, so that is what we see. After independence की बात करें, बहुत सारी provinces थे, 563 को इंटीग्रेट करने में सरदार वल्लभ भाई पटेल का बहुत बड़ा हाथ है. Right, so this was all with regard to the Iron Man. इनको बोलते हैं Iron Man of India, and how he also called the civil services the steel framework of India. So a lot of contribution given by Sardar Vallabhbhai Patel. Let's now proceed to the next article. अगला जो article है, it is with regard to AI and with regard to encouraging SMR. तो जल्दी से देखते हैं what this article is. Now when you talk about computer systems, right? अगर हम computer systems run करते हैं, हमको क्या चाहिए? हमको electricity चाहिए, हमको energy चाहिए. Now think about computers at a larger scale. Think about huge data centers. ठीक है, तो जब हमको ह्यूज डेटा सेंटर्स को रन करना है, इसके लिए भी बहुत एनर्जी चाहिए. अभी अगर हम रिन्यूएबल एनर्जी का इस्तेमाल करें, बिकॉज ऑफ कोर्स ये ग्रीन एनर्जी है, इससे पोल्यूशन नहीं होता, राइट, बट प्रॉब्लम ये है कि इट कुड बी इंटरमिटेंट, मतलब देयर कुड बी नॉन रेगुलर यूजेस ऑफ इट. कभी भी बारिश हो सकती है, यू कैन हैव अ रेनी डे, और विंड इज आल्सो नॉट वेरी रेगुलर. तो इसके कारण ये बहुत ही रिलायबल नहीं है. So that is why we have another way to ensure to run these data systems, और वो है small modular reactors. और small modular reactors में कौन सा एनर्जी हम यूज करते हैं? न्यूक्लियर एनर्जी. ठीक है. Now why are they called small modular reactors? Because इनका capacity कम होता है as compared to traditional modular reactors. तो इनका capacity will be less than 300 megawatt. Okay, so let's quickly see. अगर हम देखते हैं the difference between the same. So अगर हम large या conventional या traditional reactors की बात करें, बड़े बड़े reactors, they have 700 से ज्यादा, whereas small modular में 300 megawatt से कम, एंड माइक्रो रिएक्टर्स इज अबाउट 10 मेगावाट्स. ओके, तो इतना यहाँ पे कम या कितना यहाँ पे क्लासिफिकेशन की बात करते हैं. सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट स्मॉल रिएक्टर्स, याद रखना 300 से कम है ये. नाउ ये किसके लिए इंपॉर्टेंट होगा? अगर हमको एआई डेटा सेंटर्स को रन करना पड़ेगा, देन वी कैन यूज दिस in terms of जब एनर्जी हमारी इतनी डिमांड में है, we can take the help of these small modular reactors. तो क्या कोई ऐसा ऑपरेशनलाइज है दुनिया में? The answer is yes, and only two of them. Where are they located? The first one is the academic Lomonosov, that is in Russia. जो यहाँ पे 2 मेगावाट मॉड्यूल्स यूज करते हैं हम. ऑपरेशनल है 2020 से. चाइना में 2023 से ऑपरेशनल है HTRPM. ठीक है, सो देयर आर ओनली 2 ग्लोबल ऑपरेशनल SMRs. तो इंडिया का क्या टारगेट है? आर्टिकल में बताया है कि इंडिया ऑल्सो इज इंश्योरिंग टू यूज SMRs for their data centers. Okay, their जो AI data centers हैं जहाँ पे एनर्जी रिक्वायरमेंट है, वो अभी स्विच करेंगे स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स को. तो जल्दी से देखते हैं इंडिया का टारगेट क्या है. फर्स्टली इंडिया ने कहा है कि हम SMR मैन्युफैक्चरिंग को इंटीग्रेट करेंगे. ओके, फर्दर इंटीग्रेट करने के लिए उनको जो अलग अलग लॉज है इसको अमेंड करना पड़ेगा, जैसे कि सिविल लाइबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज एक्ट. नाउ व्हाट इज दिस सिविल लाइबिलिटी? इसको आपने कॉमनली क्लिंडा देखा होगा. तो ये 2010 में एक्ट आया था, which places liability on foreign investors जो सप्लाई करते हैं न्यूक्लियर मटेरियल.
ठीक है, इन पे लाइबिलिटी, बिकॉज ऐसे कोई एक्सीडेंट्स नहीं होना चाहिए, कॉम्पेंसेट होना चाहिए अगर कोई आपदा आती है या कोई एक्सीडेंट होता है और लोगों की जान जाती है, जो भी है, राइट, इन दैट केस द फॉरेन जो मटेरियल जो दे रहे हैं, सप्लाई कर रहे हैं, उनके लिए भी लाइबल है, उनको भी पैसे देने पड़ेंगे। दिस इज व्हाट द क्लिंडा एक्ट इज। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू इंडिया, इंडिया इज सेइंग दैट वी आर गोइंग टू सून अमेंड दिस पर्टिकुलर क्लिंडा लॉ, ठीक है, इसके प्रोविजन थोड़े ईज आउट करेंगे, बिकॉज अभी क्या है, फॉरेन जो कंपनीज है डरती है इन्वेस्ट करना, बिकॉज उनको लगेगा कि अगर कुछ एक्सीडेंट हो तो हमको भरपाई करनी पड़ेगी। सो दैट इज व्हाई दे आर सेइंग बाय अमेंडिंग इट दे विल ईज आउट और दे विल इंश्योर दैट फॉरेन वेंडर्स जैसे कि वेस्टिंग हाउस, फ्रामाटोम, तो ये यूएस वाली कंपनीज और सब वापस से इन्वेस्ट करना स्टार्ट करी। अभी क्या है, इन्वेस्टमेंट बहुत कम है। इफ यू टॉक अबाउट, सिर्फ रशिया इन्वेस्ट करती है, ओके, रशिया का जो रोसाटम है वो कुडनकुलम में इन्वेस्ट करती है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट वी डोंट हैव एनी फॉरेन इन्वेस्टर्स कमिंग इन द न्यूक्लियर सेक्टर। फर्दर प्राइवेट कंपनीज को भी हम एनेबल करना चाहते हैं। नाउ वी सी दैट सिर्फ गवर्नमेंट ही ऑपरेट कर रहा है न्यूक्लियर पावर के लिए। सो नाउ जब हम इन्वेस्ट अगेन प्रोविजंस को हम अमेंड करेंगे, वी विल हैव प्राइवेट कंपनीज आल्सो ऑपरेटिंग दीज SMRs. Further, हम चाहते हैं कि हम 5 इंडिजिनियसली डिजाइंड ऑपरेशनल SMRs बनाएं by 2033, a very important target. तो ये अनाउंस किया था हमने यूनियन बजट में, इस साल के यूनियन बजट में, कि हम ऐसे 5 SMRs बनाएंगे। कब तक? 2033। इसके अलावा we also talk about भारत स्मॉल रिएक्टर्स। ना भारत स्मॉल रिएक्टर्स, व्हाट इज स्मॉल मॉड्यूल रिएक्टर्स? 300 के अंदर, तो ये वाला जो है ये 220 के अंदर है। सो 220 मेगावाट। इट्स अ प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर, मतलब यहाँ पे वी आर यूजिंग हैवी वाटर एज अ कूलेंट एंड अ मॉडरेटर। हैवी वाटर का मतलब है जैसे कि वाटर H2O होता है, इसमें हम H2 को रिप्लेस करते हैं अलग आइसोटोप्स ऑफ H से। सो दैट्स कॉल्ड एज ड्यूट्रियम। Okay, what is deuterium? This is isotope of हाइड्रोजन, ओके, और इसका हम इस्तेमाल करते हैं, इट्स मच बेटर देन नॉर्मल वाटर, ठीक है। सो दैट इज प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर्स, जहां पे इट इज विद रिगार्ड टू स्ट्रॉन्ग सेफ्टी रिकॉर्ड्स हैं, इंडस्ट्रीज लाइक एल्यूमिनियम, स्टील, मेटल्स, इसमें हम इस्तेमाल करते हैं। So that is with regard to India's ambitions. Let's proceed to the next article. अगला आर्टिकल है CPCB के बारे में, यानी कि सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। तो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिड्यूसिंग, सेटिंग स्टैंडर्ड्स फॉर पोल्यूशन, ठीक है। हम देखेंगे क्या करती है CPCB। उन्होंने रिसेंटली एक रिपोर्ट लेके आए हैं और इस रिपोर्ट में हमारे जो रिवर्स के बारे में बताया है कि कौन सा पोल्यूटेड है, सबसे ज्यादा मतलब पोल्यूटेड रिवर्स कहाँ पे है, ये सब इसने रिपोर्ट दिया है। तो पहले लेट अस अंडरस्टैंड अबाउट CPCB एंड देन वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज द डेटा गिवन बाय देम। सो फर्स्टली CPCB बना था 1974 में बाय अ लॉ ऑफ द पार्लियामेंट, दैट इज वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एक्ट। याद रखना, वाटर एक्ट से बना था, नॉट एनी अदर एक्ट। वाटर एक्ट भी आया था 1974 में और उसी एक्ट में दे गेव दिस बॉडी CPCB, but it also functions under the Air Act जो 1981 में आया था and also under the Environment Protection Act। तो ये कि इसके अंदर भी ये काम करता है, बट बना था इस एक्ट के अंदर, ठीक है। कौन से मिनिस्ट्री के अंदर काम करेगा? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंदर इट प्रोवाइड्स टेक्निकल सर्विसेज टू दिस पर्टिकुलर मिनिस्ट्री। अभी फंक्शंस क्या है? फंक्शंस ये है टू एंश्योर क्लीनलीनेस ऑफ स्ट्रीम्स, ओके, रिवर्स के पोल्यूशन को स्टैंडर्ड्स मेंटेन करने में, ओके, विद रिगार्ड टू क्वालिटी ऑफ एयर की बात करें, एडवाइस करना सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन मैटर्स ऑफ कैसे हम पोल्यूशन को कंट्रोल कर सके, ठीक है। विद रिगार्ड टू कोऑर्डिनेटिंग विद स्टेट, तो हर स्टेट में भी उनका स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, जैसे गुजरात में अलग होगा, राजस्थान, महाराष्ट्र, एवरी स्टेट विल हैव। तो कोऑर्डिनेट करना, असिस्ट करना, हेल्प देम करना इंफॉर्मेशन में, या अगर मान लो कोई कॉन्फ्लिक्ट है तो उसमें उनको मदद करना, दैट इज ऑल डन बाय CPCB। सो नाउ लेट अस सी व्हाट इज द डेटा गिवन बाय देम। डेटा में बताया है कि जो नंबर ऑफ रिवर लोकेशंस अनफिट फॉर बाथिंग और बेदिंग इज
807, ठीक है, तो ये कम हुए हैं is what they are saying. So how do you say that a river is unfit for bathing? The reason is biological oxygen demand, BOD कहते हैं. Okay, biological oxygen demand क्या होता है? So the demand given by microorganisms, ओके, जो डिमांड करते हैं ऑक्सीजन के लिए बाय द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स टू डिकम्पोज समथिंग, दैट इज कॉल्ड एज बीओडी. ओके, यहाँ पे बायोलॉजिकल वेरिएंट क्या है? तुम्हारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, दैट इज बाय द नेम बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड. तो ये इसको वो मेजर करते हैं, तभी उनको पता चलता है कि रिवर पोल्यूटेड है या नहीं. सो व्हाट इज द क्राइटेरिया टू बी कॉल्ड अनफिट? जब 3 mg पर लीटर से ज्यादा तुम्हारा बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड है, दैट मीन्स इट्स अनफिट फॉर ब्रीथिंग. ठीक है, दिस इज द क्राइटेरिया. नाउ देयर इज वन मोर फैक्टर, दैट इज पोल्यूटेड रिवर स्ट्रेच, PRS जिसको कहते हैं. PRS क्या है? इट इज डिफाइंड जब 2 कंटिन्यूस लोकेशंस इन अ रिवर जब वो एक्सीड करते हैं BOD क्राइटेरिया. ओके, तो जो BOD की क्राइटेरिया यानी कि 3 से ज्यादा क्राइटेरिया 2 कंटिन्यूस स्ट्रेचेस में है, 2 रिवर साथ में जस्ट लिंक करते हैं, तभी हम उसको PRS कहते हैं, पोल्यूटेड रिवर स्ट्रेच, मतलब पूरा स्ट्रेच ही पोल्यूटेड है. सो सबसे ज्यादा यू फाइंड दैट इन महाराष्ट्र. सो अप्रोक्सीमेटली 200 ऐसे PRS है और इन 200 में से 54 कम इन द महाराष्ट्र. सो दिस इज द हाईएस्ट वेयर द पोल्यूशन इज. फॉर द प्रायोरिटी 1 क्राइटेरिया भी एक दिया गया है CPCB में, जहां पे अगर तुम्हारा 30 mg से ज्यादा है, ओके, द वेरी वेरी हाई को प्रायोरिटी 1 में जाता है. सो मोस्ट पोल्यूटेड और अर्जेंट एक्शन रिक्वायर्ड है. तो अभी थोड़ा कम हुआ है, दैट इज अबाउट 37, फिर भी ज्यादा ही है, बट इफ यू सी द रिपोर्ट ऑन द नंबर हैज डिक्रीज. तो ये था विद रिगार्ड टू द पोल्यूटेड रिवर साइट्स. लेट अस नाउ प्रोसीड टू द नेक्स्ट आर्टिकल. अगला आर्टिकल है GST के बारे में. नाउ वी ऑलरेडी फिनिश GST, मैंने कल के आर्टिकल में भी किया. सो इफ यू हैव नॉट फिनिश दैट, please do watch that and then again come for this. Also GST was done in the previous 2 weeks, so हमने GST के बारे में बहुत देखा है. So let me quickly just ask you questions based on this. Okay, why did we see GST is coming again? Because implementation कल हुआ, यानी नवरात्रि के पहले दिन में, that was on 22nd September. So यहाँ पे जल्दी से देखते हैं क्विक रिकैप. गुड्स एंड सर्विस टैक्स का एक GST 2.0 कहते हैं इसको, क्योंकि एक नया हमने चेंजेस किए हैं. ये कब आया था? ओरिजिनली जुलाई 2017 में इसको स्टार्ट किया था इंडिया में. ओके, तो लेटेस्ट जो रिफॉर्म्स आए थे सितंबर 22 से लागू होते हैं और इसको हम टर्म देते हैं GST बचत उत्सव. याद रखना ये, ठीक है, GST बचत उत्सव. तो प्राइम मिनिस्टर रिसेंटली gave a talk and he kind of talked about GST कि इतना अच्छा है, कितना हेल्प करेगा, कितने टैक्सेस हमने कम किए. So he kind of gave that in a speech. So that is why the article. Now question to you, जल्दी से आंसर करना. Let me see how much you remember. And I also read who comments, who doesn't comment. Okay. So if you think that अच्छा मैं दिखा नहीं रही हूँ, ये किसने कमेंट किया, don't think that I am not watching. I am watching. So is my team. So please ensure that you are commenting. Okay. So let's quickly see what is the answer. What are the questions that you have to answer is कौन से अमेंडमेंट से GST आया था, अमेंडमेंट का नंबर और ईयर आपको लिखना है. सेकंड क्वेश्चन इज स्लैब्स कितने अभी हुए हैं, तो पहले जो स्लैब्स थे और अभी कितने स्लैब्स है, और जो परसेंटेज है, स्लैब का मतलब है कितना टैक्स पे करना है. ठीक है, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है. फर्दर sin goods क्या है? that are polluting, that are not harmful for humans as well as the environment. अगर टोबैको की बात करें या luxurious goods की बात करें, right, that is sin good. तो sin good पे कितना टैक्स होगा, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है. So these are the questions. Amendment, slabs और sin good का परसेंटेज ये बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन में. Let's proceed to the next article. अगला आर्टिकल है पैलेस्टीन से रिलेटेड. तो कल हमने देखा था that which three countries in fact have recognized Palestine. कल के दिन हमने देखा which 3 countries recognize Palestine. Quickly answer that in the comment section. इसमें से 2 countries G7 के countries भी थे. Okay, I'm going to tell you those 2 countries, which is Britain, or we can write it as UK, and Canada.
ये दो G7 कंट्रीज ने पहले बताया था कि वी आर सपोर्टिंग अ टू स्टेट सोल्यूशन, वी आर सपोर्टिंग फॉर द पीसफुल कोएग्जिस्टेंस ऑफ इजराइल एंड पैलेस्टीन, राइट। ये हमने कल देखा था। अपार्ट फ्रॉम दिस देयर वाज वन मोर कंट्री, तो ये आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपेंड टुडे। सो वी आई एक्सप्लेन टू यू कि UNGA का मीटिंग भी हुआ है, the 80th meeting of UNGA, right? Okay, so इसमें हम देखते हैं France has officially recognized पैलेस्टीनियन स्टेट, तो अभी वो भी रिकॉग्नाइज करता है ना। कल के आर्टिकल में मैंने बताया था कि ये जो रिकॉग्निशन करता है इससे क्या होगा, इज देयर सम इम्पैक्ट गोइंग टू हैपन, आर देयर गोइंग टू बी चेंजेस इन द ग्राउंड रियलिटी? नो, इट विल नॉट चेंज so far that we see that UNSC में कोई चेंज नहीं होगा, it is not going to get any recognition otherwise। ये बस हम recognize करें, symbolic है, इससे कुछ चेंज नहीं होगा। That is what we see, okay? But we will still understand what exactly this is। फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन ने अनाउंस किया था यूनाइटेड नेशंस सेशन में, जो को होस्ट भी किया था सऊदी अरेबिया में, ओके। तो एक कॉन्फ्रेंस था, उसमें जब फ्रांस और सऊदी अरेबिया वर होस्टिंग इट, दैट इज व्हेन ही अनाउंस दैट यस वी आर रिकॉग्नाइजिंग पैलेस्टीन। इससे किसको दुख हुआ? दैट इज इजराइल को पहला दुख होगा, राइट। इजराइल के अलावा उसके बेस्ट फ्रेंड को दुख होगा, जो है यूनाइटेड स्टेट्स। सो दे रिजेक्टेड दिस मूव। अपार्ट फ्रॉम दैट हम देखते हैं that Macron also said कि हम टू स्टेट सोल्यूशन को मेंटेन करना चाहिए, that is Israel and Palestine living side by side peacefully, right, without a war, without a conflict. Now apart from France there are other states that recognize Palestine। जल्दी से उनके नाम भी देखते हैं। That's Andorra, Belgium, Luxembourg, Malta, Portugal and San Marino. These are also the countries that have recognized Palestine. Now let's also quickly see with regard to UN and the two-state solution. ये actual में कब आया था? What is this aspect? Major you can say accord. ये है Oslo Peace Accord 1993 में। This has been central, the two-state solution with regard to Israel and Palestine. कल के दिन हमने बाल्फोर डिक्लेरेशन देखा था। ये बाल्फोर डिक्लेरेशन किस प्राइम मिनिस्टर, किस कंट्री के फॉरेन सेक्रेटरी ने दिया था, जिनका नाम बाल्फोर है? कैन यू टेल मी 1917 में which is the country that had given this Balfour Declaration? ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है। But now if you talk about do we have the two states in practice, the answer is no, because यहाँ पे पीस टॉक्स, बातचीत बंद हुई है 2014 में। लेकिन अगर मान लो पैलेस्टीन शुड बी अ फुल फ्लेज्ड मेंबर, यानी 194th कंट्री, तो क्या होगा? वील सी दैट एक UN जो सिक्योरिटी काउंसिल है, UN सिक्योरिटी काउंसिल में कितने मेंबर्स हैं? 15 मेंबर्स हैं। 15 मेंबर्स में 10 नॉन परमानेंट है और 5 परमानेंट है, दैट इज US, UK, फ्रांस, रशिया, चाइना। तो ये 5 परमानेंट मेंबर्स जो है ना, इनको वोटिंग देना पड़ेगा, एंड ओनली देन विल पैलेस्टीन बिकम अ फुल फ्लेज्ड स्टेट। नाउ रिमेंबर, इसमें से सभी कंट्रीज तो मानते हैं एक्सेप्ट फॉर वन कंट्री जो है US। तो जब तक US नहीं मानेगा टू बिकम अ फुल फ्लेज्ड स्टेट फॉर पैलेस्टीन सीम्स अनलाइकली, ठीक है। तो ये पूरा आर्टिकल हमने देखा था टू स्टेट सोल्यूशन। लेट अस नाउ प्रोसीड टू द नेक्स्ट आर्टिकल। अगला आर्टिकल है UK और US एंड रशिया के बारे में। तो US एंड रशिया ने एक ट्रीटी साइन की थी इन द ईयर 1990। सो वी नो कोल्ड वॉर के बारे में, ओके, विद रिगार्ड टू द सुपर पावर्स बैक देन, आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस के कारण यहाँ पे जो कोल्ड वॉर की बात करते हैं। नाउ टू प्रिवेंट द वॉर गोइंग ऑन मिलिट्री फंड, या कोई अटैक, डायरेक्ट अटैक ना हो, इसीलिए एक ट्रीटी साइन की थी जिसका नाम था स्टार्ट ट्रीटी। वो स्टार्ट ट्रीटी साइन हुई थी 1990 में, जहां पे उन्होंने फिक्स किया था कि हम इतना ही कुछ जो न्यूक्लियर आर्म्स है, हम इससे ज्यादा रखेंगे नहीं। That was the START treaty. Now this is between which two countries? It was between US and between Russia. ठीक है। So now इस START treaty को अपडेट किया था under the new START treaty, जो आया था 2010 में, because START 1 treaty का एक्सपायरेशन डेट आ गया था। So this is new START treaty जो 2010 में थे। और कब तक ये लागू था?
ओरिजिनली ये 2010 से 2021 तक था. Okay, so for 10 years only. But जो बाइडेन और पुतिन ने इसको एक्सटेंड किया फॉर मोर 5 years, यानी कि कब तक? February 2026 तक. ठीक है. सो नाउ लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग नाउ. 26 मतलब नेक्स्ट ईयर February में ये खत्म हो जाएगा. नाउ पुतिन इज सेइंग दैट हम इसको एक और साल एक्सटेंशन करें, एक और साल हम एक्सटेंशन करें. सो दैट इज द कॉन्टेक्स्ट. नाउ लेट्स से कि कितना इसमें क्राइटेरिया है. न्यू स्टार्ट के बारे में और कुछ इंफॉर्मेशन जान लेते हैं. सो ये एक यूएस रशिया का एक न्यूक्लियर आर्म्स कंट्रोल ट्रीटी है. 2010 में आया, जो 2021 तक था, बट इट वॉज एक्सटेंडेड फॉर 5 year एक्सटेंशन टिल 2026, जो अग्री किया था बाय पुतिन एंड बाइडेन. फर्दर ये ट्रीटी कैप लगाता है कितना न्यूक्लियर वॉरहेड्स. वन इज 1550. तुम इतने न्यूक्लियर वॉरहेड्स पर कंट्री रख सकती है. इसके अलावा जो लॉन्च करने वाला हथियार है, इट्स कॉल्ड एज डिलीवरी व्हीकल. जैसे लॉन्च व्हीकल्स होता है वैसे ही 700 लॉन्च व्हीकल्स तुम इस्तेमाल कर सकते हैं. कितना? That is per site, per country. So 700 launch vehicles, 700 delivery vehicles, and 1550 the warheads. Okay, the actual warheads. Now, isse what is the strategic context in this? Okay, so let us quickly see that US and Russia. यूएस की बात करें, अकॉर्डिंग टू द सिप्री रिपोर्ट, दैट इज स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, सबसे ज्यादा डिफेंस इक्विपमेंट्स एक्सपोर्ट करता है यूएस. यूएस के बाद वी हैव फ्रांस एंड देन वी हैव रशिया. ऑल्दो रशिया से इंडिया सबसे ज्यादा ट्रेड करता है विद रिगार्ड टू डिफेंस. ओके, तो वर्ल्ड्स लार्जेस्ट आर्सेनल में से 2 कंट्रीज हैं, बहुत ज्यादा डिफेंस इक्विपमेंट्स वो रखते हैं. तो ये ट्रीटी अगर खत्म हुई, इससे क्या होगा? और भी बढ़ाएंगे, और भी आर्म्स बनाएंगे. सो ये खतरा है पूरे वर्ल्ड के लिए, राइट? डिस्ट्रक्शन तो पूरा वर्ल्ड झेलेगा. फर्दर पुतिन एम्फसाइज दैट यूएस मस्ट नॉट अंडरमाइन द बैलेंस ऑफ डेटरेंस. ओके, कि मतलब ये जो वेपन्स हैं ये डेटरेंस के लिए काम आते हैं, ताकि दूसरे कंट्री उनको अटैक ना करे, यानी डर फैलाने के लिए बस रखना होता है. तो ये इसीलिए डेटरेंस का काम करता है. सो दिस इज विद रिगार्ड टू द स्टार्ट ट्रीटी. लेट्स सी इफ इट इज एक्सटेंडेड और इफ इट्स नॉट. लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट आर्टिकल. अगला आर्टिकल एक छोटा सा आर्टिकल दिया गया है इंडियन एक्सप्रेस में. पॉइंट्स इसके ज्यादा है नहीं, बट मैं उसको समराइज करवाती हूँ. सो यहाँ पे द आर्टिकल सेज दैट इट्स टू लाउड टू इग्नोर व्हाई इंडियंस शुड केयर अबाउट नॉइज पोल्यूशन. सो नॉइज पोल्यूशन की बात करें, इट इज पोल्यूशन गिवन अंडर द एयर एक्ट. और एयर एक्ट कब आया था? 1981 में. ओके, नाउ हम देखते हैं कि WHO ने कुछ रिकमेंडेशंस दिए. नाउ इफ यू सी ऑल आवर फेस्टिवल्स दैट आर देयर, या कोई जस्ट कोई इवेंट, कोई शादी होती है, तो हम पहले क्या करते हैं? क्रैकर्स बर्स्ट करते हैं, राइट? नाउ दैट इज वेरी, इट हैज अ लॉट ऑफ हार्मफुल इम्पैक्ट्स एंड आई एम श्योर दैट यू ऑलरेडी नो अबाउट इट. तो इसीलिए मैं उसमें आपका टाइम वेस्ट नहीं करवाऊंगी. यू ऑलरेडी नो व्हाट आर द possible health challenges that we face with regard to this noise pollution. तो WHO यहाँ पे कुछ स्टैंडर्ड्स देता है कि कितना नॉइज होना चाहिए, और जिसके कारण इसके बाद जो है इट इज नॉट अलाउड और इट इज क्रिएटिंग सम हेल्थ इम्पैक्ट इफ इट इज ब्रीच्ड. तो ये क्या है कि डे टाइम में, दिन में, इट शुड नॉट बी मोर देन 500 डेसिबल्स. डीबी का मतलब है डेसिबल, ठीक है? ये डे टाइम. और नाइट टाइम में, because of course you have less you can say noise or next activity, तो इसीलिए 45 decibel से ज्यादा नहीं होना चाहिए. So these were the same rules that India has applied as well. India ने noise pollution regulation and control rules लेके आया था 2000 में, और उन्होंने similar time set किया, यानी 6 AM से लेके 10 PM, ठीक है? यू गॉट 500 डेसिबल से ज्यादा तुम नहीं यूज कर सकते. दैट इज द लिमिट. एंड इफ एट ऑल वी हैव द नाइट टाइम, दैट इज फ्रॉम 10 PM to 6 AM,
45 डेसिबल से नहीं होता है. सो दैट इज व्हाई यू सी दैट 10 बजे के बाद अगर कोई लाउड स्पीकर में बात किया एंड ऑल, यू कैन एक्चुअली फाइल अ कंप्लेंट एंड गेट दैट पर्सन अरेस्टेड, और यू कैन हैव द पुलिस नोट दैट. ओके, सो ये फेलियर्स क्यों है ये सब आर्टिकल में बताया है, बट ये हमारे लिए the criteria is important for exam point of view. Let's proceed to the next article, and that article is with regard to India-Morocco relations. Okay, so we've never come across Morocco relations, तो ये थोड़ा न्यू था, द हिंदू में दिया है. जल्दी से देखते हैं जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इसमें. तो इंडिया मोरक्को ने एक डिफेंस अग्रीमेंट कोऑपरेशन साइन किया है, MOU, दैट इज मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑन डिफेंस कोऑपरेशन. तो 2 कंट्रीज ने साइन किए थे, दोनों कंट्रीज के डिफेंस मिनिस्टर्स ने, जैसे कि राजनाथ सिंह इंडिया का रक्षा मंत्री डिफेंस मिनिस्टर है, और मोरक्कन वाला कौन है, अब्देलतिफ लोदी. ठीक है. नाउ व्हाट इज द एरियाज ऑफ कोऑपरेशन दैट वी सी. यहाँ पे हम डिफेंस इंडस्ट्री कोलैबोरेशन, मतलब 7 कंट्रीज दोनों साथ में हम डेवलपमेंट करेंगे डिफेंस इक्विपमेंट्स के, जॉइंट एक्सरसाइज. तो यहाँ पे एक और एक्सरसाइज आपको सीखना पड़ेगा. फिर कैपेसिटी बिल्डिंग, ऑल ऑफ दिस इज वेयर वी आर कोऑपरेटिंग. हमने एक डिफेंस विंग भी एस्टैब्लिश किया है एट एम्बेसी इन रबात. रबात इज द कैपिटल ऑफ मोरक्को. ठीक है. फर्दर इससे हम अपना कोऑपरेशन बढ़ाएंगे विद रिगार्ड टू दिस कंट्री. वी विल आल्सो इंश्योर मैरीटाइम सिक्योरिटी, बिकॉज दोनों कंट्रीज, जैसे इंडियन ओशन लगता है हमको, वैसे उनको अटलांटिक ओशन लगता है. तो जल्दी से मैप भी देखते हैं तो आपको और भी क्लियर होगा कि मोरक्को कहाँ पे है. सो लेट मी क्विकली शो यू द मैप. तो यहाँ पे नॉर्थ अफ्रीकन कंट्री है मोरक्को, यहाँ पे दिख रहा है आपको, दिस इज मोरक्को, राइट. सो इफ यू से नॉर्थ वेस्टर्न कंट्री. ओके, नाउ यहाँ पे जो है कंट्री, यहाँ पे स्पेन है. सो इफ यू सी, बहुत ही कम डिस्टेंस है यूरोप एंड अफ्रीका में. सो देयर इज दिस थिंग कॉल्ड एज स्ट्रेट. ओके, इन दोनों के बीच में जो पानी है इसको स्ट्रेट बोलते हैं, दैट इज सेपरेटिंग टू लैंड प्लेसेस, राइट. तो इस स्ट्रेट का नाम क्या है, गिब्राल्टर. What is the name of the strait between Europe and in Africa? Strait of Gibraltar. तो यहाँ पे आपको दिख सकता है. So स्पेन है यहाँ पे. इनके नेबरिंग कंट्रीज कौन से हैं, यहाँ पे है अल्जीरिया, और यहाँ पे यू हैव वेस्टर्न सहारा. यहाँ पे जो कंट्री है वो है वेस्टर्न सहारा. एंड सो 2 नेबर्स दैट मोरक्को हैज. मोरक्को का जो करेंसी है इसको दिरहम ही कहते हैं, दिरहम. ओके, सो दिस इज, एंड कैपिटल वाज रबात. ठीक है. सो दैट इज ऑल विद रिगार्ड टू आवर डेली न्यूज. ओह, देयर इज वन मोर आर्टिकल दैट आई हैव टू कवर. ऑल राइट, सो ये एक कवर करते हैं, विच इज 54 वेसल्स आर बीइंग बिल्ट, ओके, टू जॉइन द फीड दिस ईयर. जल्दी से देखते हैं व्हाट एग्जैक्टली इज दिस. तो एक लार्जेस्ट एवर शिप बिल्डिंग प्रोग्राम हमने स्टार्ट किया है, 54 वेसल्स बनाए हैं. ठीक है. एंड व्हाई आर वी बिल्डिंग, बिकॉज हमको चैलेंजेस, ऑफ कोर्स हमारे जो नेबर्स हैं चाइना, पाकिस्तान, इनको सेफगार्ड करना है, इनसे हमारा नेशनल इंटरेस्ट को सेफगार्ड करना, जो चैलेंजेस ये पोज करते हैं इसको कॉम्बैट करना, इसीलिए हमने ये वेसल बनाया है, वेसल शिप बिल्डिंग प्रोग्राम बनाया है. ओके, नाउ इफ यू टॉक अबाउट ये लॉन्ग टर्म मैरीटाइम सिक्योरिटी है, जैसे इंडिया ने बोला था कि हम मिशन सुदर्शन चक्र, ओके, दैट इज फॉर डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर को हम इंडिजीनियस बनाएंगे, वी विल नॉट ट्राई एंड इंपोर्ट्स कम करेंगे. सो ऑल ऑफ दैट कम्स अंडर द सेम प्रिंसिपल. हमारा विजन है सागर विजन, विच इज सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल, वेरी इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म. ठीक है. यहाँ पे कुछ टारगेट्स याद रखते हैं. फर्स्टली हम देखते हैं कि हम 2025 में कुछ शिप्स आएंगे इंडिया में, ओके, मतलब कमीशन हो जाएंगे, नेवी में यूज होंगे. इसके अलावा ऑल 54 शिप्स का टाइमलाइन है कि 2030 तक ये अपना लेंगे हम इनको इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स में, जहां पे भी इसका इस्तेमाल है. नेक्स्ट इज 200 से ज्यादा शिप्स और वॉरशिप्स और सबमरीन्स हम इस्तेमाल करेंगे 2035 में. वेरी गुड, दिस इज द टारगेट. ओके, इसके अलावा 230 बाय 2037, तो और 30 नेक्स्ट 2 years में. सो दैट इज द टारगेट फॉर शिप्स. लेट्स ऑल्सो सी कि हमने शिप्स लास्ट कब इंपोर्ट किया था. तो एक है INS तमाल. ओके, INS तमाल यहाँ पे दिख रहा है आपको. दिस वॉज द लास्ट एवर वॉरशिप जो अब्रॉड से आया था, क्योंकि इसके बाद हम खुद बनाएंगे. सो वेयर डिड दिस कम फ्रॉम, दिस केम फ्रॉम रशिया. तो तमाल एक है, इसके पहले था तुशील.
तुशील एंड तमाल, ये दोनों आते हैं क्रिवैक क्लास से, ठीक है। इसके अलावा भी हैव INS अंद्रोथ। अंद्रोथ क्या है? एक एंटी सबमरीन वॉरशिप है ये, ओके, इन शॉर्ट बोलते हैं एंटी सबमरीन वॉरशिप। सो टू अटैक सबमरीन्स। ये किसने बिल्ड किया? गार्डन रिसर्च शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स, जो है कोलकाता में। एंड इसमें जो INS अंद्रोथ में भी 80% हमने खुद से बनाए हैं। Now you have to tell me what is India's target in Mission Sudarshan Chakra? What is the year that we talk about in Mission Sudarshan Chakra? जल्दी से मुझे comment section में बताओ. So this was finally with regard to our today's daily news analysis. I hope you enjoyed them. I will see you in the next video. Thank you so much for watching.